नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे। एक मैराथन क्लास आपकी कल सोशल साइंस की डाली जा चुकी है। आप सबसे अनुरोध ये है कि अब जो टेस्ट अपलोड किए गए हैं, जो मैराथन क्लासेस पहले टॉपिक वाइज अपलोड की गई हैं, उनकी प्रैक्टिस तो करिएगा ही। अब हम शुरू करेंगे मैराथन क्लासेस, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो टेस्ट जो हुआ करते थे उनको पॉज करके अब यही शुरू करते हैं मैराथन क्लास। एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ ये समय है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, चीज़ों की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने यहाँ प्रैक्टिस किए हैं, अगर आपको एज इट इज़ एग्जाम में मिलते हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ जो अदर चीज़ें बता दी जाती हैं, एक ऑप्शन में कई सारी चीज़ें, तो वो भी अगर आपको एग्जाम हॉल में मिलता है तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है और आप सिलेक्शन लेने वाले। तो इसलिए क्लास में बने रहना है लास्ट तक। बिना किसी देरी की क्लास शुरू करते हैं। जो इस क्लास में पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा के लिए पहले टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। टॉपिक वाइज पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनके लिए भी अलग से मैराथन क्लास डाली जा चुकी हैं। साइंस की मैराथन क्लास डाली जा चुकी हैं, साइंस के टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आप इस क्लास में पहली बार हैं तो उन्हें भी जाके देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। अब हमने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से शुरू की है मैराथन क्लासेस। कल एक मैराथन क्लास सोशल साइंस की अपलोड हो चुकी है, आज सेकेंड क्लास है। पहला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बताइए आप सब, भारत का जो केंद्रीय बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है आप सबके सामने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर। बताइए। देखिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने जब क्वेश्चन आया करे तो प्रयास किया करिए खुद सॉल्व करने का, कि आपको चीज़ें रिकॉल हो रही हैं या नहीं। तो भारत का जो सेंट्रल बजट है, केंद्रीय बजट, वो किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि भारत का जो केंद्रीय बजट है वो भारत के वित्त मंत्री पेश करते हैं। और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। कौन है भारत की वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण जी। फॉन्ट छोटे तो नहीं आ रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए सही आ रहा है साइज, ठीक है। तो भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो भारत का केंद्रीय बजट पेश किया जाता है किनके द्वारा? भारत के वित्त मंत्री जी द्वारा। क्लियर। और कौन है वित्त मंत्री जी? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। दूसरी चीज, क्या बजट शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में है? तो आप कहेंगे नहीं है। बजट शब्द का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। अगर ये सवाल आता है कि क्या बजट शब्द का वर्णन संविधान में है, तो नहीं है। तो किस वर्ड का वर्णन है? तो बजट की जगह एक शब्द यूज होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, आम भाषा में कहा जाता है इसे बजट। तो संविधान में कौन सा वर्ड है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण, ना कि बजट। आम भाषा में हम इसे बजट बोलते हैं। और ये संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112 में। क्लियर। तो पूछ लेगा बजट का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये जाना चाहिए कि बजट शब्द ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा वर्ड है? वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसके लिए है आर्टिकल 112। बजट होता क्या है? सरकार का या इंडियन गवर्नमेंट का आय व्यय का ब्यौरा होता है पूरे साल भर का। जैसे अब मुझे और आपको मान लीजिए महीने की 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, 2000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, तो हमने उसे 1000 या 2000 रुपये का मतलब कहाँ हमारी इनकम कितनी हुई और हमने साल भर में कितना उसका एक्सपेंडिचर किया, उसका पूरा ब्यौरा, वही हमारा बजट है। कि हमारा बजट कितना है महीने का 2000 रुपये का, उसको हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ चीज़ें लगा रहे हैं, यही जो आय और व्यय, इसका जो ब्यौरा होता है वही बजट कहलाता है। और वही ब्यौरा कहलाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी। तो इंडियन गवर्नमेंट एक बजट पेश करती है हर साल। तो कौन पेश करता है केंद्रीय बजट को? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वित्त मंत्री। और वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी। बजट शब्द किस आर्टिकल में है पूछेगा तो आर्टिकल 112 में है, लेकिन संविधान में बजट शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ये याद रखना है आपको। मनी बिल किस आर्टिकल में है? चलिए आगे जानेंगे मनी बिल किस आर्टिकल में। मेनार वेटलैंड, जिसे जून 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में है? देखिए, आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी जानना जरूरी है, क्योंकि जीएस आना है, सोशल साइंस का पार्ट ही है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ लेगा, फिर आप क्या करेंगे? ये जो रामसर साइट घोषित की गई है, अगर आपका पूछ लिया इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, फिर क्या करेंगे? तो करंट पे भी नजर रखनी।
तो मेनार वेटलैंड जिसे जून 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया है किस राज्य में है? तो सबसे पहले सवाल आ जाए कि जून 2025 में किसे रामसर साइट घोषित किया गया? तो मेनार वेटलैंड को। और सिर्फ मेनार को ही नहीं, इसके साथ एक और है, उसे भी किया गया है। और अभी कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, सडन मेरे इंडियन एक्सप्रेस में थी या कहाँ थी, कि नए वेटलैंड 2 घोषित हुए हैं शायद बिहार के। तो मुझे एक बार कंफर्म करके बताइएगा कि क्या अभी तो कल या परसों की न्यूज़ है, कल 2 नए और वेटलैंड आ गए हैं क्या बिहार के? जो बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर एक बार कंफर्म करिएगा। तो मेनार वेटलैंड को क्या घोषित कर दिया गया है? रामसर साइट, नई रामसर साइट। और मेनार है कहाँ बताइए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। कहाँ है मेनार? तो देखिए 2 नई वेटलैंड साइट जून 2025 में घोषित की गई। वो कौन सी थी? पहला थी मेनार, ये है उदयपुर में, और दूसरी कौन है? खीचन, ये है फलौदी में, और दोनों राजस्थान में। दोनों कहाँ है? राजस्थान की। इन्हें 2025 में वेटलैंड घोषित किया गया था या रामसर साइट घोषित की गई थी। तो मेनार पूछा है, तो मेनार कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन अगर मान लीजिए खीचन पूछ लेगा आपके एग्जाम में, फिर तो खीचन फलौदी, फलौदी ये भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। क्लियर? तो जून 2025 में 2 नई रामसर साइट घोषित हुई है। पहली मेनार जो उदयपुर में है राजस्थान में, दूसरी है खीचन जो फलौदी में है जो राजस्थान में ही है। क्योंकि नई वेटलैंड साइट्स हैं तो पूछेगा। और वेटलैंड साइट्स क्या होती हैं? पर्यावरण महत्व की जो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित होती हैं। वेटलैंड साइट्स क्या होती हैं? जो आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करती हैं। इसके साथ ही इंडिया में जब ये दोनों नई रामसर साइट ऐड हुई हैं तो इसके साथ अब भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? इंडिया की टोटल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? सवाल पूछेगा। तो इंडिया में अब टोटल हो गई हैं 91 रामसर साइट्स। अगर बिहार की 2 और जुड़ती हैं, जो मैंने कल न्यूज़ पढ़ी, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा, तो ये 2 और हो जाएंगी। अभी जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 91 रामसर साइट्स हैं, जो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा है। क्लियर? तो करंट से भी अपडेटेड रहना है। मेनार वेटलैंड जिसे जून 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया है वो कहाँ है, किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। और 2 नई रामसर साइट एक्चुअली घोषित हुई हैं। तो इसने मेनार पूछा है, हो सकता है आपके एग्जाम में खीचन पूछ ले। तो खीचन भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। और कहाँ? फलौदी में है। और मेनार है उदयपुर में। ये 2 नई रामसर साइट घोषित हुई हैं। और कहाँ है? राजस्थान में। इंडिया में टोटल इन्हें मिला के अब कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 91। और जो एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा याद रखिएगा। और आर्द्र भूमियों के संरक्षण से कौन सा एक कन्वेंशन संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन। अगर सवाल आ जाए कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से कौन सा कन्वेंशन संबंधित है, तो रामसर कन्वेंशन। जैसे मैंने बताया था ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध मैंने बताया था कि ओजोन परत के संरक्षण से है। उसी तरीके से रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? रामसर कन्वेंशन का संबंध आर्द्र भूमि के संरक्षण से। क्लियर? तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता है एग्जामिनर क्या पूछेगा। वो करंट से रिलेट करके पूछेगा, आपका जीएस वाला सेक्शन, या वो स्टैटिक पार्ट पूछेगा। हमें तो प्रिपेयर होकर हर लेवल पे जाना है ना एग्जाम हॉल में। मान लीजिए ये करंट से इसने उठाया क्वेश्चन, इसको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में डाल दिया, फिर क्या करेंगे आप? तो हमें थोड़ा सा करंट से भी अपडेट होना पड़ेगा। रामसर अब जब पढ़ रहे हैं तो जानिए कि अगर रामसर साइट है और रामसर कन्वेंशन तो किससे संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? ऑप्शन 91, 92, 93। तो आपको पता हो गया है कि इंडिया में अब टोटल 91 है। पूछ लेगा एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं, तो आप जानते हैं कि एशिया में पूरे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? अपने भारत में। क्लियर? बिहार वाला क्रॉस चेक करिएगा कि क्या सच में 2 नई रामसर साइट जुड़ी हैं क्या। संविधान के आर्टिकल 110 का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान का आर्टिकल 110 क्या बोलता है, जल्दी बता दीजिए। आर्टिकल 110 क्या कहता है? ऑप्शन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां, धन विधेयक की परिभाषा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बताइए आर्टिकल 110 में क्या है संविधान के? मैंने बताया था आपको संविधान का जो आर्टिकल 110 है, ये आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से। और ये जो धन विधेयक होता है वो कहाँ पेश होता है? मैंने बताया था आपको, जो धन विधेयक है, मनी बिल है, वो कहाँ पेश होता है? वो सिर्फ और सिर्फ पेश होता है लोकसभा में। लोकसभा में पेश होता है। अब मुझे ये बताइए, क्या राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है? तो इसे राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है।
लोकसभा से पेश होने के बाद जब मनी बिल राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है और राज्यसभा बाउंडेड है 14 दिन के भीतर अपनी इसको पास करने के लिए, इस बिल को 14 दिन के अंदर इस बिल को पास करके भेजे। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर मनी बिल को पास करके नहीं वापस भेजती है तो ये जो मनी बिल है, धन विधेयक है, ये अपने आप पास हुआ मान लिया जाता है। क्लियर? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो आर्टिकल 110 क्या बताता है? आर्टिकल 110 बताता है धन विधेयक की परिभाषा, मनी बिल की परिभाषा और प्रक्रिया। तो मनी बिल किस आर्टिकल में है? मनी बिल है आर्टिकल 110 में। मनी बिल पेश कहाँ होता है, सवाल आ जाएगा। तो मनी बिल पेश होता है लोकसभा में। कहाँ पेश हो रहा है? लोकसभा में। क्या लोकसभा से पेश होने के बाद जब राज्यसभा में मनी बिल जाता है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्या उसमें संशोधन कर सकती है? नहीं कर सकती है। कितने दिन के भीतर राज्यसभा को भेजना पड़ेगा पास करके ये बिल? तो 14 दिन उसके पास समय सीमा है, 14 दिनों के अंदर। तो ये सवाल भी आता है कि कितने दिनों के अंदर भेजना होगा राज्यसभा को? तो 14 दिनों के अंदर। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? तो ये चारों पांचों फैक्ट जो मैंने बताए हैं सब इंपॉर्टेंट है मनी बिल से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धन विधेयक किस आर्टिकल में है? 110 में। पेश कहाँ होता है? लोकसभा में। क्या राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है? नहीं। संशोधन कर सकती है? नहीं। कितने दिन के भीतर राज्यसभा भेजेगी? 14 दिन के भीतर। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इतनी मेहनत की जाती है आपके लिए और आपसे सिर्फ एक ही एक्सेप्टेशन की जाती है कि उन तक भेज दीजिए जो बेचारे नहीं पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत है वाकई में, और उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ही को दुआएं लगेंगी। तो शेयर कर दीजिए वीडियो। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं? ये सवाल अगर मुझे बताना पड़ जाए तो फिर कोई मतलब नहीं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा मुझे कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं, और दूसरी चीज़ पहले तीर्थंकर कौन थे और सबसे अंतिम कौन थे। मैं इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ क्योंकि ये सवाल मैंने आपको मैराथन क्लास में बताया है। हिस्ट्री की मैंने 2 मैराथन क्लासेस ली हैं। सिर्फ हिस्ट्री का जो आपका एमपी टेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपके सिलेबस टू सिलेबस, उसमें मैंने ये पूरा क्वेश्चन करवाया है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, पहले कौन है, अंतिम कौन है, बताइए। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। महावीर स्वामी का जन्म ये पूछा जाता है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कहाँ है ये कुंडलग्राम? कहाँ है? बिहार, वैशाली के पास। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिताजी और माताजी का नाम भी पूछा जाता है, सिद्धार्थ। और इनकी माताजी का क्या नाम था? त्रिशला। मान लीजिए पूछ ही लिया तो कम से कम आपका 1 नंबर तो नहीं वेस्ट होना चाहिए सिर्फ रिवीजन ना होने के कारण। तो हमारा सिर्फ यही प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपके लिए हो जाए उतना बेहतर है। तो बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम बिहार में, जो कहाँ वैशाली में है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माताजी का नाम त्रिशला था। क्लियर? बताइए पहले तीर्थंकर कौन थे? बहुत सरल। और अंतिम तीर्थंकर कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है 2025 में? मैंने बार बार रिपीट किया है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योग डे 2025 की थीम क्या थी? आपके सामने ऑप्शंस है, योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बताइए कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? मान लीजिए सवाल आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई कब से? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2015 से। शुरुआत कब से हुई? 2015 से, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि हर साल 21 जून को योगा डे मनाना चाहिए। तो ये अगर आ जाए कि योगा डे मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस देश के प्रधानमंत्री ने रखा? तो हमारे ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था कि हर साल 21 जून को योगा डे मनाया जाना चाहिए। तो उसकी शुरुआत 2015 से हुई है योगा डे मनाने की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 किस क्रम का था?
ये 2025 में जो हुआ है, 2025 में ये जो योगा डे मनाया गया है, ये किस क्रम का था? तो ये 11वें नंबर का था, 11वें क्रम का था। याद रखिएगा, क्रम पूछा जाता है किस नंबर का था। और इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। थीम पूछी जाती है हर बार किसी इंपॉर्टेंट डे की। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 से। किसके प्रयासों से? तो हमारे ही भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से। कहाँ प्रस्ताव रखा था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। योगा दिवस 2025 की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्लियर? ये योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। और मैं बार बार जैसे रिपीट कर रही हूँ ना, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अब आपको एग्जाम हॉल में मिल भी जाएगा ये सवाल, तो कम से कम दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये वर्ड्स गूंजेंगे, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो कम से कम आपको वहाँ पे टिक तो करने के लिए सही रहेगा, और वो 1 नंबर ही इंपॉर्टेंट। और हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत के नए उपराष्ट्रपति जी चुने गए? हाँ, चुने गए। पुराने राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया? हाँ, दिया। तो क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन है आप सभी के सामने, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। बताइए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 63 में। क्लियर? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत प्रतिनिधि, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। लेकिन याद रखना है कि राष्ट्रपति चुनाव में ये जो मनोनीत सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य। लेकिन याद रखिएगा, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं ये उपराष्ट्रपति चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की हम प्रक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ कंफ्यूजन होता है लोगों को। पूछा जाएगा कि क्या निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मैं राष्ट्रपति की बात कर रही हूँ, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो आपका राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव में ये मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये किस आर्टिकल में? बताइए किस आर्टिकल में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारत की राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? तो किसमें कहा गया है? राज्यसभा के सभापति होंगे। आर्टिकल 64 में ये प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, और ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करा कौन रहा है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। क्लियर? याद रहेगा। चलिए, तो राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 63 में। राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? चलिए बताइए, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? ये 15th क्रम के उपराष्ट्रपति, 15th क्रम के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। बताइए किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये? चलिए, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग ले रहा है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। लेकिन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर? थोड़ा सा डाउट क्लियर रखिएगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति जी याद रखिएगा, किनके इस्तीफा देने के बाद ये उपराष्ट्रपति बने हैं? जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था, इस वजह से फिर ये उपराष्ट्रपति बने। क्लियर? चलिए, आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्रमुख प्रभाव क्या था? आधुनिक भारत में जब यूरोपीय कंपनियां आईं तो उनका क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पे? मॉडर्न इंडिया में जब यूरोपीय कंपनियां आईं, यूरोपीय कंपनियां कई सारी आई थी, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? डीप में पूछेगा तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा? कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ा, शिक्षा का क्षय हुआ, या सांस्कृतिक समरसता आई? बताइए। देखिए, मॉडर्न इंडिया में जब यूरोपीय कंपनीज इंडिया आई, वो क्यों आई थी? भारत में व्यापार करने के लिए आई थी।
उनका जो मेन उद्देश्य था, पहले भारत में व्यापार करना ही था, वो भारत में साम्राज्य विस्तार करने नहीं आई थी। लेकिन जब भारत की उन्होंने राजनीतिक स्थिति देखी तो वो समझ गए कि अगर भारत में व्यापार करना है तो यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इस वजह से फिर उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। तो जब यूरोपीय कंपनियां भारत आईं तो उन्होंने सबसे पहला प्रभाव डाला यहाँ के स्थानीय उद्योगों पर। और स्थानीय उद्योगों में क्या, जैसे हस्तकरघा है, लघु कुटीर उद्योग हैं, इन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा मॉडर्न इंडिया में जब यूरोपीय कंपनीज आई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ले लीजिए, इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री बनाई यहाँ इंडिया में। जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई है तो इनको मार्केट चाहिए। फैक्ट्री में जो उत्पादन करेंगे तो उसके लिए मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए, लोग चाहिए जो खरीदें। लेकिन हम इंडियंस अपना सामान खरीद रहे थे, अपनी जो भारत में चीज़ें जनरेट हो रही थी, भारत में चीज़ें जो बन रही थी, हम उनका उपभोग कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि यार जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो तो खरीद ही नहीं रहे इंडियंस, तो हमने यहाँ फैक्ट्री क्यों बनाई है, हमें मार्केट तो यहीं से मिलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आप क्या करो, यहाँ के जो स्थानीय उद्योग हैं इनको ख़त्म करो। जब यहाँ के स्थानीय उद्योग खत्म हो जाएंगे तो जो हम कंजम्पशन इंडियन प्रोडक्ट्स का कर रहे थे, अब हम किस में चले जाएंगे, यूरोपीय कंपनी जो उत्पादन कर रही है। इनके जो बनाए उत्पाद थे वो कंपैरेटिवली सस्ते थे, लेकिन जो इंडियन उत्पाद थे वो कंपैरेटिवली महंगे थे। तो इस वजह से चीज़ें क्या होने लग गई, यूरोपीय कंपनियों का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो भारतीय स्थानीय उद्योगों पर पड़ा। इसीलिए जब गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने हस्तकरघा की बात की, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने के दौरान ये बातें बोली कि जब असहयोग आंदोलन में हम ब्रिटिश जो चीज़ें हैं, ब्रिटिश वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार करेंगे। असहयोग आंदोलन में उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार की नीति अपनाई थी। तो स्वदेशी नीति क्या थी, स्वदेशी नीति यही थी कि स्थानीय उद्योगों का उपयोग किया जाए, हस्तकरघा को बढ़ावा दिया जाए, इंडियन जो स्कूल्स हैं, जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, भारतीय स्कूल हैं, वहाँ पे एडमिशन लें, ना कि अंग्रेजी स्कूलों पे। क्लियर। चलिए, तो थोड़ा सा इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये कहानी बताई कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़। कहानी जब पता होती है, बैकग्राउंड पता होता है तो कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए, यूरोपीय कंपनियों का क्या प्रभाव पड़ा कि जो स्थानीय उद्योग थे उनको उन्होंने खत्म करना चालू कर दिया। स्थानीय उद्योगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और स्थानीय उद्योगों में सबसे पहले हस्तकरघा, हैंडलूम्स जो थे। यदि यह विवाद हो जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय कौन करेगा, मैंने इसका आंसर आपको बताया है कि यदि ये विवाद हो जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, अभी मैंने बताया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और मैंने आपको ये चीज़ बताई है। और धन विधेयक किस आर्टिकल में बताया था, तो आर्टिकल 110 में बताया था। धन विधेयक किस आर्टिकल में था, 110 में था। धन विधेयक कहाँ पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। और राज्यसभा को कितने दिन के भीतर अपना निर्णय देना होता है इस पे, तो 14 दिन के भीतर। और राज्यसभा ना तो इसे संशोधित कर सकती है ना तो अस्वीकार कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेंगे, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। क्लियर। तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखना है चीज़ों में। और धन विधेयक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चंस रखा हुआ है कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और ये पेश भी कहाँ होता है, लोकसभा में। भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या 2025 में कितनी हो गई है, चलिए बताइए कि भारत में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 2025 में ये कितनी हो गई हैं, 42, 43, 44, 45, बताइए। और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ रखा है क्योंकि अभी हाल ही में मराठा परिदृश्य के जो 12 किले हैं, मराठा परिदृश्य के जो 12 किले हैं उन्हें क्या घोषित किया गया है, उन्हें यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। तो ये सवाल भी पूछ सकता है आपकी करंट से रिलेटेड कि अभी मराठा परिदृश्य के 12 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या ये पूछेगा निम्नलिखित में से किसे 2025 में या हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। लिखा होगा, कई सारे किले लिखे होंगे और लिखा होगा मराठा परिदृश्य के 12 किले। तो इन मराठा परिदृश्य के 12 किलों को, इनमें एक बाकी किले 11 तो महाराष्ट्र में हैं, बाकी जो किले हैं वो महाराष्ट्र में हैं, लेकिन एक किला तमिलनाडु में है, उसका नाम याद रखिएगा, जिंजी का किला। जिंजी का किला तो पूछ लेगा कि मराठा परिदृश्य के 11 किले तो महाराष्ट्र में है, लेकिन एक जो किला है वो किसी अन्य राज्य में है।
तो वो राज्य कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु। या पूछ लेगा कौन सा किला तमिलनाडु में है, तो जिंजी किला। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे आज इस सीरीज में प्रयास किया है कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके स्टैटिक पार्ट से रिलेट करके एग्जामिनर पूछ सकता है, मैं उनको करवा दूँ। जैसे हमने पढ़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमने पढ़ा कि रामसर साइट्स कौन सी घोषित हुई हैं, तो हम धीरे धीरे नई अपॉइंटमेंट्स इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो नई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2025 में कितनी हो गई हैं, तो अभी जब मराठा परिदृश्य के 12 किलो को जोड़ा गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, तो अब टोटल कितनी हो गई हैं, अब टोटल हो गई हैं 44। और इनमें से 36 प्राकृतिक हैं, 36 नेचुरल। और बताइए एक बार फिर से रिवाइज करिए कि तमिलनाडु में कौन सा किला है, तमिलनाडु में कौन सा किला है, मैंने क्या बताया, यूनेस्को जो घोषित किए गए हैं उसमें तमिलनाडु में कौन सा किला है, जिंजी का किला। क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ सवाल है अभी किसी एग्जाम में, इस वजह से ज़रूरी है। और एक क्या है, ये मिश्रित। क्लियर। तो अगर डीप में पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा, लेकिन जानिए कि वर्तमान में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं, तो वर्तमान में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं, टोटल 44 हैं, जिसमें से 36 क्या हैं, सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। अगर डीप में पूछेगा तो पूछ लेगा कि कितनी सांस्कृतिक हैं, तो सांस्कृतिक है 36, 7 हैं प्राकृतिक। ठीक है। तो कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है टोटल अब वर्तमान में, 44। लेकिन अगर पूछ लिया कि इनमें से सांस्कृतिक कितनी है, कल्चरल साइट्स कितनी है, तो कल्चरल साइट्स हेरिटेज साइट जो है वो 36 है, सांस्कृतिक साइट्स 36 हैं, 7 प्राकृतिक साइट्स हैं, नेचुरल साइट्स हैं, और जैसे एक है वो मिश्रित। नेचुरल साइट्स में ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए सुंदरबन का डेल्टा है, मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, उसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है, तो वो किस में आएगा, प्राकृतिक में आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। पूछ ले कि अभी हाल ही में किसे घोषित किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो मराठा परिदृश्य के 12 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, जिसमें से 11 तो महाराष्ट्र में हैं जो शिवाजी से संबंधित हैं और जो मराठाओं से संबंधित हैं, और एक किला तमिलनाडु में है और इस किले का नाम है जिंजी का किला। अब कई सारे लोगों को सिर्फ एग्जाम हॉल में ये दिक्कत हो जाती है कि उनका रिवीजन नहीं होता है चीज़ों का, और उनकी सिली मिस्टेक्स होती हैं, और वो 1-2 नंबर सिली मिस्टेक्स का ही खेल, और वही रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम तक। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब कितनी है, 44 हैं, 36 जिसमें नेचुरल है। पूछ लेगा अगर इतना डीप तो पता होना चाहिए कि कल्चरल कितनी है, 36 हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। अभी नई ऐड हुई हो तो बताइए फिर आप, अगर नई ऐड हुई है यूनेस्को साइट्स तो बताइए। मैं जब मैंने पढ़ा था तो तब तो मराठा वाली ही शामिल की गई थी, अभी नई ऐड हो गई हो तो बताइएगा मुझे। वर्तमान में कितनी हो गई है टोटल, 44, जिसमें 36 कितनी है, 36 कल्चरल हैं, 7 प्राकृतिक साइट्स हैं और 1 मिश्रित है। मुद्रा का विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन भारत में कब हुआ था? जब ये घटना हुई थी उस टाइम हम हॉस्टल में थे, तो हमारे पिताजी का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था कि पेट्रोल पंप में जाके जितने भी कैश रखे हुए हैं तुम्हारे पास 500 हज़ार के नोट, तो वो पेट्रोल डला लो, एक्सचेंज करवा लो, और वो उस स्थिति से आप सब गुजरे होंगे। तो मुद्रा का जो विमुद्रीकरण है, डिमोनेटाइजेशन है, वो कब कब हुआ था? तो ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017, क्योंकि तब पेट्रोल पंप में ही बस अलाउड था उस टाइम पे, या तो आप एक्सचेंज करवाओ बैंक के पास जाके, और पेट्रोल पंप में था कि वो ले सकते हैं। तो मुद्रा का विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन भारत में कब हुआ? तो बताइए डिमोनेटाइजेशन भारत में कब हुआ था, जल्दी बता दीजिए। अब मैंने इतनी हिंट दे दी है, अब तो आपको पता ही होना चाहिए। ये हुआ था 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016। 2016 भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2016 को हुआ था, जिसमें क्या हुई थी, 500 और कितनी, किसकी, 1000 की नोट बंद कर दी गई थी। 500 और 1000 रुपए की नोट बंद कर दी गई थी। तो भारत में डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था। लेकिन क्या भारत में डिमोनेटाइजेशन सिर्फ 2016 में हुआ था, इसके पहले कभी नहीं हुआ था? तो नहीं, इसके पहले भी भारत में डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। और कब कब डिमोनेटाइजेशन हुआ है भारत में? तो पहली बार हुआ था 1946 में, इसमें 500, 1000, 10,000 तक के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था। दूसरा हुआ था 1978 में, और तीसरी बार हुआ था 2016 में, 8 नवंबर 2016, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। और अभी 2000 के नोटों को अभी बंद कर दिया गया फिलहाल में। तो भारत का विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? 2016, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 8 नवंबर 2016,
कौन सी नोटें बंद हुई थी? तो 500,000 की नोटें। लेकिन क्या ये पहली बार था? जी नहीं, पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था 1946 में, दूसरी बार हुआ था 1978 में और तीसरी बार हुआ था 8 नवंबर 2016 को। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुआ था। डेट याद रख लीजिएगा, 8 नवंबर 2016। पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीनों बैटल्स इंपॉर्टेंट है पानीपत के, नॉट अ सिंगल वन। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 कब हुआ? तो पहले किसके किसके बीच हुआ? अकबर हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, और मराठा अहमद शाह अब्दाली, अकबर और महाराणा प्रताप। बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? खुद का भी इवैल्यूएशन करिए, एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप कितना कितना सक्षम है क्वेश्चंस कर लेने के। खुद का भी इवैल्यूएशन करिए आप जब ऑप्शंस देखिए तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ कब था? 1761 को हुआ था। तो पहली बात तो याद रखना है डेट, कब हुआ? 1761 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। दूसरी चीज, कहीं कहीं अफगान भी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, अहमद शाह अब्दाली अफगानी ही था। तो कहीं कहीं लिखा होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली, कहीं कहीं लिखा होता है मराठा और अफगान, तो कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। और इसमें अभी एक मूवी भी बनी थी जो हालांकि ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी होगी, क्योंकि उसमें कौन तो हीरो थे मराठाओं के लिए। ये पानीपत के थर्ड बैटल पे मूवी बनी थी ना, जिसमें अर्जुन कपूर ऐसे कोई किसी ने एक्टिंग की थी, तो पेशवा के तौर पे शायद। हाँ, मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी मूवी थी वो जो पानीपत के थर्ड बैटल पे बनी थी। और अहमद शाह अब्दाली का रोल किसने निभाया था? संजय दत्त ने शायद। हाँ, याद रहेगा, इस वजह से बोल रही हूँ कि मूवी भी ज़्यादा याद रहती हैं लोगों को। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1761 में। ठीक है। अकबर और हेमू के बीच सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में। तो 1556 ईस्वी में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये तीनों जो पानीपत के युद्ध हैं, तीनों पानीपत के युद्ध आपके लिए ज़रूरी हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किनके बीच हुआ था ये पढ़ लीजिएगा। संभावना है कि आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है पानीपत के। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया था और बाबर जीत गया था। तो थोड़ा सा ये भी याद रख लीजिएगा, जीता कौन था? तो इसमें जीता बाबर था। दूसरा युद्ध कब हुआ पानीपत का? तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड युद्ध पानीपत का हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कहीं कहीं हेमचंद्र भी दिया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। क्लियर? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ये थोड़ा सा युद्ध है, वो थोड़ा सा याद रखिएगा, उनकी डेट से याद रखिएगा, किनके बीच हुआ था ये याद रखिएगा। क्लियर? तो लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। पहला युद्ध पानीपत का 1526 बाबर इब्राहिम लोधी, दूसरा 1556 अकबर और हेमू, और तीसरा 1761 ईस्वी को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच तो आप सबको पता है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए, तो तीसरा पूछा था, तो तीसरा है मराठा और अहमद शाह अब्दाली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? जल्दी बता दीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, 1290, 1336, 1375, 1402 ईस्वी। बताइए, आप सबको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने मिलकर की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। दो भाई थे, इन्होंने की थी मिलके। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। उस समय दिल्ली में कौन था सुल्तान? उस समय दिल्ली में कौन था? किसके शासनकाल के दौरान की थी? तो मुझे बताइए, नाम बताइए उसका। दिल्ली का सुल्तान कौन था जब स्थापना हुई है? 1336 ईस्वी में। और इसी समय यही जो शासक था, ये क्वेश्चन मैंने बताया है, मैं इस वजह से नहीं बता रही। आज सिर्फ ये रहेगा, जो चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपको, मैं उससे पूछूंगी सवाल आपसे, क्योंकि अगर मैंने नहीं बताया होता तो ठीक है, मुझे मेरा बताना कर्तव्य था, लेकिन मैंने बताई हैं चीज़ें, इस वजह से सवाल आपसे बनता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने जाके मैराथन की क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ इस क्लास के बाद जाके देख लीजिएगा। आपके इसी तरीके से क्वेश्चंस करवाए गए हैं, लेकिन टॉपिक वाइज करवाए गए हैं।
पॉलिटी अलग, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, साइंस अलग। तो उस तरीके से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जान लीजिएगा, थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। दूसरी चीज़, टेस्ट करवाए गए हैं, सोशल साइंस के अलग, साइंस के अलग, उसमें भी ये क्वेश्चंस करवाए गए हैं। इस वजह से मैं कह रही हूँ, ये मैंने नाम बताया है आपको। तो मुझे बताइएगा कि किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और यहीं पे बहमनी साम्राज्य भी बना था। इसी शासक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो बताइएगा वो शासक कौन था। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1336 ईस्वी में हुई। मुझे बताइए कि जब विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली में कौन था सुल्तान, और ये नाम बताया था मैंने। चलिए बताइए, आप सबको पता होना चाहिए इतना तो। CRR का पूर्ण रूप क्या है। आज प्रॉपर सवाल और बताए जाएंगे और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि अब सामने एग्जाम है। अभी मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मैं लेट गो कर दूँ इस चीज़ को कि नहीं ठीक है पता नहीं है कोई बात नहीं बाद में पढ़ लीजिएगा। अब बाद में नहीं पढ़ेंगे आप, अब जो पढ़ना है अभी पढ़ना है, क्योंकि हम बाद का करेंगे तो 4 दिन बाद एग्जाम्स ही हैं, कोई अब डेट ज़्यादा बची नहीं है। इस वजह से आज सवाल भी होंगे और बताई भी जाएंगी चीज़ें। CRR का पूर्ण रूप क्या है बताइए। CRR का पूरा, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, करंट रेट रेशियो, सेंट्रल रिजर्व रेशियो। जल्दी बताइए CRR का पूरा नाम। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, SLR, दूसरी CRR। SLR मैंने क्या बताई थी, वो अमाउंट होता है जो बैंकों को कहाँ जमा करना पड़ता है, जो बैंकों को खुद के पास जमा रखना पड़ता है, स्वयं के पास। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है SLR और CRR में, इस वजह से मैं ये चीज़ बार बार आपको बताती हूँ, क्योंकि होता है कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में, और जब एग्जाम में बैठेंगे तो और नर्वसनेस पीक पे होती है, जब पीक पे होती है तो और डाउट्स आते हैं। तो SLR कौन सा पैसा है जो बैंकों को खुद के पास रखना होता है, जितना उसे RBI कहता है, चाहे वो नगद के फॉर्म में रखे, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखे, चाहे सोने के फॉर्म में रखे। और CRR क्या होता है, बैंकों को एक अमाउंट किसके पास रखना होता है, रिजर्व रूप में RBI के पास रखना होता है, एज अ सिक्योरिटी RBI के पास रिजर्व रखना होता है। तो अगर सवाल आ जाए कभी किसी स्थिति में कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जो RBI के पास बैंक जमा रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो RBI के पास बैंक जमा करता है। और वो अमाउंट कौन सा है जो बैंक स्वयं के पास जमा करते हैं, तो जो स्वयं के पास जमा करते हैं वो SLR होता है। मिट गया। तो जो स्वयं के पास जमा कर रहे हैं वो क्या है, जो स्वयं के पास जमा कर रहे हैं वो SLR, और जो बैंक RBI के पास जमा करते हैं वो CRR है। और इसी SLR और CRR का यूज़ RBI करता है मॉनेटरिंग पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए। कैसे करता है मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इसलिए बहुत बार बताया है, जो इस क्लास को देख रहे हैं कई बार बताया है कि जब भी इन्फ्लेशन हाई पे होती है, इन्फ्लेशन हाई पे कब होती है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई ज़्यादा तब होती है जब किसी चीज़ की डिमांड हाई होती है और सप्लाई कम होती है। तो डिमांड हाई है मतलब लोगों के हाथ में पैसा है, लोगों को पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। बैंक से पैसा खींचने के लिए RBI क्या करेगा, RBI SLR बढ़ा देगा। तो पहले जब बैंक स्वयं के पास 4 रुपए रख रहे थे, अब उन्हें 8 रुपए रखना अनिवार्य है, तो उनके पास अब लोगों को देने के लिए पैसा ही नहीं है। तो जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड कंट्रोल होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। सेम स्थिति CRR के साथ होती है। क्लियर। तो CRR का पूर्ण रूप क्या है, CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। और देखिए कितने क्लोज्ड ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम हॉल में, इसलिए रिवीजन जरूरी है। बहुत क्लोज्ड ऑप्शन, आपको लगेगा सारे सही हैं, लेकिन एक चीज़ जो रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन ही आपको सक्सेस तक ले जाएगी। तो CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। और SLR कौन सा अमाउंट है, बैंक अपने पास जमा करते हैं, और CRR RBI के पास। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ट्रेन में ATM सुविधा किस बैंक द्वारा प्रदान की गई है। भारत की ऐसी पहली ट्रेन है जिसने अपने AC वाले काउच, जो काउंटर होता है वहाँ पे ATM सुविधा दी है। तो ट्रेन में जो ATM सुविधा है वो किस बैंक द्वारा प्रदान की गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। बताइए। तो भारत में पहली बार ATM सुविधा किस ट्रेन में है, तो नाम याद रखिएगा, पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस किस बैंक द्वारा की गई है, तो ये की गई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। करंट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो पहली ट्रेन है भारत की जिसने ATM सुविधा
दी है वो एटीएम सुविधा कौन सी ट्रेन में दी गई है? पंचवटी एक्सप्रेस में। और कहाँ से बीच चलती है ये? तो याद रखिएगा मुंबई से नासिक के बीच चलती है, नासिक के बीच चलती है। और किस बैंक द्वारा चलाई गई है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। क्लियर? तो भारत की पहली ट्रेन जिसमें एटीएम सुविधा है पंचवटी एक्सप्रेस, किस बैंक का एटीएम लगा हुआ है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम सुविधा लगाई है। तो कौन सी ट्रेन है? पंचवटी एक्सप्रेस। किस बैंक ने लगाई है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एटीएम लगाया है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए मुझे, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस सवाल को भी बताना पड़ेगा क्या कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? गला सूख रहा है, पानी तो पी लो। चलिए बताइए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ किस में है? उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जी। किन्हें विपक्ष में कौन थे उनके? बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष में थे। किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? 15वें। इस्तीफा किन राष्ट्रपति जी ने उपराष्ट्रपति जी ने दिया है? तो जगदीप धनखड़ जी ने दिया है। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए होती है? बताइए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? बताइएगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा किन्होंने बनवाया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। बताइए किसने बनवाया था अलाई दरवाजा? आप सबको पता है अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। दूसरा काम क्या था इस शासक का जिसने ही बनवाया था? आप सबको तो पता ही होगा, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। अलाई दरवाजा, दूसरा हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, तीसरा सीरी का किला। किसने बनवाया था? ये सारे काम किसने करवाए थे? अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, सीरी का किला, ये सारे काम करवाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और इसने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि भी धारण की थी, आप सबको पता होगा। तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में पूछा है अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ और निर्माण करवाए थे, जैसे पहला है अलाई दरवाजे का निर्माण, पूछा ही है। हजार खंबा महल पूछ लेता, फिर पता होना चाहिए ना कि उसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। जब हम कोई चीज़ पढ़ें तो हमें प्रयास ये करना है कि हम एक जगह सारी चीज़ें पढ़ें, इससे कन्फ्यूजन्स भी नहीं होते हैं और एक जगह हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो हजार खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और सीरी का किला भी किसने बनवाया था? सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही धारण की थी। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जानकारी रखिएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। चहलगामी पद, जो तुर्कान-ए-चहलगानी जो पद है वो इसी ने बनाया था। दूसरा, इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल और चांदी का टंका, चांदी का टंका ये चलवाया था। ये भी पूछता है कि इल्तुतमिश ने कौन सी सिक्के चलवाए? तो तांबे का जीतल और चांदी का टंका चलवाया था। फिरोज शाह तुगलक इसने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था बताइए? इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास माने जाते हैं कि सबसे ज़्यादा दास किसके शासनकाल में थे? फिरोज शाह तुगलक के। दीवाने बंदगान इसी के शासनकाल में था। दीवाने खैरात इसी ने चलाया था। और सबसे ज़्यादा दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही मानी जाती है। जजिया कर को पुनः ब्राह्मणों पर लगाने वाला शासक कौन था? कमेंट में बताइए। जजिया कर को पुनः ब्राह्मणों पर लगाने वाला कौन सा शासक था?
बलबन की लौह रक्त नीति सब कोई जानते हैं। लौह रक्त नीति पूछ ले कि लौह रक्त नीति निम्नलिखित में से किस सुल्तान की थी, तो बलबन की थी लौह रक्त नीति। दूसरी चीज, बलबन ने ही अपने दरबार में सिजदा और पाबोश की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, वो चलवाया था कि सुल्तान के सामने सब क्या करेंगे, सिजदा करेंगे और सब पाबोश करेंगे। क्लियर। तो सिजदा और पाबोश कभी पूछे कि सिजदा और पाबोश किसने चालू करवाया, सिजदा और पाबोश तो बलबन ने चालू करवाया था अपने दरबार में, और ये जो सुल्तान होता था उसको रिस्पेक्ट देने के लिए होता था। तो पूछा था आपके सामने सवाल कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, तो हमने जाना है कि जो अलाई दरवाजे का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। लेकिन हमारा ये भी कर्तव्य था कि हम ये भी जान लें कि और क्या चीज़ें करवाई हैं अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, हमने जाना, 3 और चीज़ें करवाई थी। क्या क्या? अलाई दरवाज़ा तो ठीक है, 1000 खंभा महल और सीरी का किला, ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इल्तुतमिश जब ऑप्शन में दिया ही हुआ है तो जान लेते हैं कि इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तांबे का जीतल, चांदी का टंका इल्तुतमिश ने चलवाया। फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा दास माने जाते हैं। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात इसी के शासनकाल में था। बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। चहलगामी, तुर्गान चहलगामी का जो पद इल्तुतमिश ने चलवाया था उसे बलबन ने समाप्त कर दिया। 40 सरदारों का ग्रुप होता था चहलगामी। वो क्या करता था, वो शासक को सहायता करता था निर्णय लेने के लिए, सलाह देने के लिए। तो जो तुर्गान चहलगामी इल्तुतमिश ने बनाया था उसे ख़त्म किसने कर दिया, बलबन ने कर दिया। अपने दरबार में सजदा पाबोश किसने चालू किया, बलबन ने किया। ठीक है, चलिए। तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंभा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? ऑप्शन है आप सभी के सामने, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो जब पता होगा ये युद्ध कब हुए तब तो पता होगा कब मारा गया। तो जान लेते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच। बक्सर हुआ था 1764 में। बक्सर के ठीक कुछ सालों बाद फिर मैसूर युद्ध चालू हो गया था, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मैसूर के शासक थे हैदर अली और उनका बेटा था टीपू सुल्तान, उसके बीच हुआ था। तो पहला हुआ था 1767 से 1769 के बीच, दूसरा हुआ था 1780 से 84 के बीच, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच, और चौथा हुआ था 1799 ईस्वी में। और इसी में हुई थी मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि, यही इसी युद्ध के दौरान। तो कभी कभी पूछता है कि मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई, मंगलौर की संधि किस युद्ध में हुई, तो पता होना चाहिए। तो टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी ये 1799 ईस्वी में, इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो कभी सवाल आए कि कब मारा गया, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। और पहले इसमें कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मंगलौर की संधि। कभी कभी पूछता है मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रथम में हुई थी मद्रास की, द्वितीय में हुई थी मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय, और चौथे में तो मारा ही गया था टीपू सुल्तान। क्लियर। तो ये याद रखना है। टीपू सुल्तान को ही जाना जाता है जो इसने जोकोबियन वृक्ष लगाया था, जोकोबियन वृक्ष लगाया था, नेपोलियन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो सवाल आता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, तो स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान। क्यों? क्योंकि ये किससे प्रभावित था, नेपोलियन से प्रभावित था और फ्रांसीसी जो क्रांति है उससे प्रभावित था। तो याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है। तो जोकोबियन क्लब का मेंबर भी कौन था, जोकोबियन क्लब का मेंबर था और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। जोकोबियन क्लब, जोकोबियन क्लब का ये मेंबर था और इसने क्या लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने। यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्वतंत्रता का वृक्ष। क्लियर। चलिए, तो अब याद रखना है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69 के बीच। कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि पहले में। दूसरा हुआ था 1780 से 84 के बीच। कौन सी संधि हुई थी, मंगलौर की संधि। तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथे में तो आप सबको पता है कि टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में मारा गया था।
और टीपू सुल्तान को ही श्रेय जाता है, ये जोकोबियन क्लब का मेंबर बना, इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। किससे प्रभावित था? नेपोलियन से प्रभावित था और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। क्लियर? इतनी चीज़ें याद रखनी है। एक सवाल बहुत पूछा जाता है इन संधियों के बारे में कि मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई? तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। दूसरा, मंगलौर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई? तो मंगलौर की संधि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। तीसरा, तृतीय कब हुआ? तो तृतीय युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ और चतुर्थ 1799 में। तो युद्धों का क्रम है आंग्ल मैसूर युद्धों का, याद रखिएगा। क्लियर? और मारा कब गया था टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान मारा गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख प्रोटेस्ट चर्चा में था, सोनम वांगचुक गिरफ्तार कर लिए गए। तो जब लद्दाख चर्चा में था तो जोजिला पास चर्चा में होगा ही होगा। तो जोजिला पास कहाँ है बता दीजिए, बताइए जोजिला पास कहाँ है? कहाँ है जोजिला पास बताइए। पहले तो इसको कहा जाता था जम्मू कश्मीर का पार्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था और लद्दाख भी उसी का पार्ट था। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया और आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। और जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो अब जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी है और लद्दाख एक अलग यूटी है। तब से जो जोजिला पास है वो किसका पार्ट हो गया है? वो लद्दाख का पार्ट हो गया है। और कहाँ है ये? कारगिल के पास, कारगिल जिले में स्थित। कभी कभी सवाल आता है कि ये जो जोजिला पास है वो किसे जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। और ये सवाल पूछता है कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और ये सवाल पूछे जाने की संभावना है। जोजिला दर्रा कहाँ है? अब पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर अलग यूटी, लद्दाख अलग यूटी बना है तो ये किस में चला गया है? लद्दाख के पार्ट में। तो ये लद्दाख के कारगिल जिले में है। और दूसरा, किसको किससे जोड़ता है ये? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। एक सवाल पूछा गया था कि श्रीनगर को, इसी तरह घुमा के पूछा था कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा करता है? और दर्रों में पूछ लिया था जोजिला, नाथुला, जलेपला। तो राइट आंसर था जोजिला, कि जोजिला पास है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। और जोजिला पास है कहाँ? तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ है जोजिला? लद्दाख में। उत्तराखंड में कौन कौन से पासेस हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं तो जान लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से पास हैं? माना, नीति, लिपुलेख। क्योंकि सवाल निम्नलिखित में से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। तो जब पता होंगे कि कौन से हैं तब तो बता पाएंगे कि कौन से नहीं हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं तो जानिए। तो लद्दाख में कौन सा है? जोजिला। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख। सिक्किम में कौन से 2 हैं? सिक्किम में 2 दर्रे कौन से हैं बताइए? नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में है। और नागालैंड में है क्या कोई दर्रा? मेरे जानकारी में तो नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ा करिए कि जब ऑप्शंस दिए गए हैं तो सारी चीज़ें आप एक जगह जान लें। तो पूछा था जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख में है। ठीक है, किसे जोड़ता है जोजिला? तो जोजिला दर्रा, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उत्तराखंड दिया गया है तो जान लेते हैं। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जलेपला। और नागालैंड में हो तो बताइए फिर। पूछा था जोजिला कहाँ है? तो राइट आंसर है लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। वित्त विधेयक का विभाजन संविधान के किस आर्टिकल में है? मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने बताया आपको धन विधेयक, तो क्या ये धन विधेयक वित्तीय विधेयक सेम है? जी नहीं, वित्त विधेयक अलग है, धन विधेयक अलग है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, धन विधेयक को ही मनी बिल कहा जाता है। धन विधेयक को मनी बिल कहा जाता है, ये आर्टिकल 110 में। एक होता है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्तीय विधेयक, वित्त विधेयक। और ये जो वित्त विधेयक है वो किस आर्टिकल में है संविधान के? तो आर्टिकल 117 में है। क्लियर? तो ये जो वित्त विधेयक अलग है और आर्टिकल 110 वाला अलग है। तो पूछा है वित्त विधेयक, पूछा क्या है? वित्त विधेयक के बारे में है, फाइनेंस बिल के बारे में पूछा है ये। तो जो वित्त विधेयक है वो संविधान के आर्टिकल 117 में है, ये अलग है। और आर्टिकल 110 धन विधेयक, धन विधेयक ये अलग, ये मनी बिल। क्लियर? तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। धन विधेयक किस में है? आर्टिकल 110 में। और वित्त विधेयक किस में है? आर्टिकल 117 में, वित्त विधेयक। ठीक है,
आर्टिकल 368 क्या है, आप सबको पता है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका से। क्या है आर्टिकल 79 में? 79 में संसद का प्रावधान। संसद है। 80 में क्या है? 80 और 81 बताइए। तो आर्टिकल 110 धन विधेयक है, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक है, 368 में संविधान संशोधन है और 79 में संसद। तो पूछा था वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक किस आर्टिकल में हो जाएगा? वित्त विधेयक हो जाएगा आर्टिकल 117। और धन विधेयक मनी बिल हम पढ़ ही चुके हैं, आर्टिकल 110 में है। और 368 दिया हुआ था, 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। और संविधान संशोधन का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? साउथ अफ्रीका से। और 79 में संसद का प्रावधान। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन सहरावत किस खेल में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं? देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ, एग्जाम्स में क्वेश्चन आना बनता है, उसमें से अमन सहरावत हैं, उन्होंने 2024 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अमन सहरावत खेलते क्या हैं। तो अमन सहरावत कुश्ती से, फ्री स्टाइल जो कुश्ती है, रेसलिंग है, उससे संबंधित हैं। दूसरी चीज़, किस में इन्होंने पदक जीता है? ओलंपिक 2024 में पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य जीता है, कांस्य पदक जीता है। एक इनके पास और रिकॉर्ड है कि इन्होंने सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीता है, सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय बने हैं। इनकी उम्र थी 21 साल 24 दिन। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अमन सहरावत है, नाम याद रखिएगा। तो अमन सहरावत क्या खेलते हैं? फ्री स्टाइल रेसलिंग, कुश्ती खेलते हैं। ओलंपिक 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है। और इन्हीं के नाम एक रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र में 21 साल 24 दिन में ओलंपिक पदक जीतने का। तो अगर सवाल आ जाए कि सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो अमन सहरावत। खेलते क्या है? फ्री स्टाइल कुश्ती। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। तो क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सबसे युवा किसमें बन गए हैं? क्या है इनकी फील्ड बताइए? तो मैंने बताया फ्री स्टाइल कुश्ती यानी कि रेसलिंग। क्लियर? तो ये क्या खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं अमन सहरावत। और ये सबसे कम उम्र में इन्होंने पदक जीता है 21 साल 24 दिन में। और कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। किस में जीता है? फ्री स्टाइल कुश्ती में, ओलंपिक 2024। क्योंकि ओलंपिक्स में आप सबको पता है मनु भाकर वो भी जीत के आई हैं शूटिंग, सरबजोत सिंह के साथ उन्होंने मिक्स्ड में भी जीता हुआ है, इंडियन हॉकी टीम ने भी जीते हैं अवार्ड्स, कांस्य पदक। तो ये सारी चीज़ें पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जैसे जैसे मैराथन करवाऊंगी, मैं वो पेरिस ओलंपिक वाला आपका सेगमेंट कंप्लीट करवा दूंगी, चिंता नहीं करना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमन सहरावत क्या खेलते हैं? कुश्ती। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। बताइए भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? मैंने बताया था क्या ये सवाल? भगवान बुद्ध का जो नहीं, मैंने देखिए कितना अच्छा होता है कि हम जिस स्टाइल से पढ़ते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चंस अलग किया था, पढ़ा कुछ और था, लेकिन उसमें हमने जाना था कि पहले सारनाथ के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने जाना था कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का पहला उपदेश हुआ। तो देखिए वहाँ हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया। इस तरीके से हम पढ़ते हैं, एक जगह कई सारी चीज़ें, और जब एक जगह कई सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही होती हैं एक जगह, डाउट्स क्लियर हो रहे होते हैं। तो बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में। वाराणसी के पास है उत्तर प्रदेश में, और यही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसी को कहा गया, इसी घटना को, प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो कभी कभी सवाल आता है कि भगवान बुद्ध के पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और भगवान बुद्ध का पहला उपदेश हुआ कहाँ? तो भगवान बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ, जो कहाँ स्थित है? वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में है। बहुत अच्छा बना हुआ है ये, एक बार मुझे जाने का सौभाग्य मिला था सारनाथ, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। क्लियर कि इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, पूछा जाता है ना भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? ये याद रखिएगा। और महावीर स्वामी का कहाँ बताया था? कुंडलग्राम, बिहार, ठीक है, वैशाली के पास। तो इतनी चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा।
बुद्ध जी का पहला उद्देश्य सारनाथ में, इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ है सारनाथ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के पास। 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में, कौन है? हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? धनंजय चंद्रावत, एन.वी. रामन, भूषण रामकृष्ण गवई, रंजन गोगोई। बताइए, हु इज करंट CJI ऑफ इंडिया? बताइए, भारत के वर्तमान CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2025, वो कौन है? BR गवई। BR गवई जी हैं। क्रम पूछता है कि किस क्रम के हैं, तो क्रम याद रखिएगा 52 नंबर के हैं, 52वें क्रम के हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है संविधान के? बेटे जा, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस में है? सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 में है, 124 में है। और हाई कोर्ट किस में है? हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान 214 में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में वो कौन हो जाएंगे? राइट आंसर भूषण रामकृष्ण गवई, और इन्हें ही कहा जाता है BR गवई। भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई। किस क्रम के हैं? क्रम याद रखिएगा, किस क्रम के हैं? CJI ऑफ इंडिया 52 क्रम के हैं, ये क्रम पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान आर्टिकल 214। क्लियर? तो थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 में है और हाई कोर्ट का गठन आर्टिकल 214 में। ठीक है, और कौन है मुख्य न्यायाधीश? भूषण रामकृष्ण गवई जी। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में? मैंने पॉलिटी की ये सीरीज डाली है जिसमें संविधान के भाग को मैंने 10 से 20 मिनट में बताया है, फिर MCQ सॉल्व करवाए हैं, संविधान की अनुसूचियाँ और DPSP से रिलेटेड आर्टिकल्स जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसमें कन्फ्यूजन होता है और एक क्वेश्चन बनता है वहाँ से। प्ले लिस्ट में उसकी भी वीडियो डाली हुई है, 10 से 20 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाता है, लास्ट में MCQ कर लेते हैं, तो जाके उसे भी देख लीजिएगा। पोंगांग झील किस राज्य में है? बहुत ज़्यादा चर्चित झील थी। चाइना के साथ जब विवाद चल रहा था, चाइना ने इस झील के आसपास के एरिया में निर्माण कार्य कराना चालू कर दिया था, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रही थी पेंगोंग झील। तो कहाँ है पेंगोंग झील? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड। बताइए कहाँ है पेंगोंग झील? तो पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में स्थित है और इसका 60% जो एरिया है वो चाइना के पास है। 60% कहाँ है? ये चाइना में है। पेंगोंग झील खारे पानी की झील है। पूछा जाता है कैसी झील है ये? मीठे पानी की है, खारे पानी की है? तो पेंगोंग झील खारे पानी की झील है, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। क्लियर? और कहाँ पे है? लद्दाख के लेह में है। और जब अभी कुछ विवाद होते हैं जब चाइना के साथ, तो पेंगोंग झील का मुद्दा फिर से बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि वहाँ उस समय चाइना निर्माण कार्य कुछ करवा रहा था, इस वजह से ये झील चर्चा में आ गई थी। तो पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख के लेह में है, और लद्दाख तो वैसे ही चर्चा में है इस समय। और कितने % एरिया है चाइना के पास? इसका 60% एरिया है। मीठे पानी की है झील की, खारे पानी की है? तो खारे पानी की झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी को 16 जून 2025 को किस देश ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोज से सम्मानित किया? चलिए बताइए, क्योंकि मोदी जी को इतने अवार्ड्स मिलते हैं और पढ़ना हमें पड़ जाता है, हमें सारे जानने पड़ते हैं। तो 16 जून अभी हाल ही में मिला है, 16 जून 2025 को, इसलिए ज़रूरी है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोज किसे उच्च नागरिक सम्मान किस देश का मिला हुआ है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। साइप्रस का है, श्रीलंका का है, मॉरिशस का है, घाना का है। तो ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोज है वो साइप्रस का अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और सिर्फ एक अवार्ड नहीं दिए गए हैं, कई दिए गए हैं, जिनमें से जैसे कुछ है ऑर्डर ऑफ जायद। ऑर्डर ऑफ जायद कहाँ का है जो नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ था? आप सबको पता होगा, ऑर्डर ऑफ जायद UAE का है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रशिया का है। लीजन ऑफ मेरिट, बताइए लीजन ऑफ मेरिट किस देश ने दिया है नरेंद्र मोदी जी को? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोज किसका मिला है? तो साइप्रस का मिला हुआ है। चलें आगे। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? बताइए, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? जल्दी बताइए, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1939, 40, 42, 45। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ये वही मिशन था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को सहयोग देने के लिए क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था, इसी वजह से इसको क्रिप्स मिशन कहा गया। और ये भारत आया कब था? तो आप सबको पता है कि ये भारत आया था मार्च 1942 में।
और इसकी मांग क्या थी? इसकी मांग थी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय हैं वो किसका सहयोग करें? वो अंग्रेजों का सहयोग करें। तो भारतीय सहयोग लेने के लिए आया था और इसने कहा था कि यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया हमारा सहयोग करती है तो हम उसको एक डोमिनेंट स्टेट बनाने के बारे में विचार करेंगे, उसको एक अपनी संविधान सभा देने पर विचार करेंगे। लेकिन ये सबको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कुछ ऐसी ही लालच दिया गया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया और वही चीज़ अब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कर रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन क्यों आया था भारत? मार्च 1942 में क्यों आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1942, भारतीयों का सहयोग लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? सवाल पूछा जाता है तो 1939 से 45 तक। क्लियर? तो क्रिप्स मिशन इसलिए आया था। दूसरी चीज, क्रिप्स मिशन के दौरान क्रिप्स मिशन के क्या प्रस्ताव थे कि भारतीय सहयोग करें और भारतीयों को क्या दिया जाएगा? एक डोमिनेंट स्टेट और एक संविधान सभा उनको दी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942 को आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था बताइए? क्रिप्स और कैबिनेट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना लोग। मैं सिर्फ इसलिए एक सवाल ऐसे थ्रो करती हूँ कि आपको, जैसे क्रिप्स मैंने बताया तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि कैबिनेट पूछ रहा है सामने वाला, तो कैबिनेट कब आया? उससे रिवीजन हो जाता है और जब रिवीजन हो जाता है तो डाउट्स क्लियर रहते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसे डाउट्स नहीं रहते उस स्थिति में, क्योंकि आपको क्रिप्स पता चल गया, कैबिनेट आपने सोच लिया, डाउट्स क्लियर कि नहीं, अगर क्रिप्स ये था तो फिर कैबिनेट तब होगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मानसरोवर झील, गंगोत्री, अमरकंटक, पश्चिमी घाट। बताइए। सिंधु नदी का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहा है क्योंकि सिंधु जल समझौता इंडिया और पाकिस्तान का चर्चा में रहा है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता बताइए 1960 में। किसके किसके बीच? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था आयूब खान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। और अभी पहलगाम हमले के बाद चर्चा में रही थी ये चर्चा, क्योंकि भारत की तरफ से ये गया था कि हम सिंधु नदी का जो पानी है वो रोक देंगे, तो इस वजह से सिंधु जल समझौता और ज़्यादा चर्चा में रहा। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आयूब खान, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान थे, उनके बीच हुआ था। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी का जो जल तंत्र है उसमें कितनी नदियाँ शामिल हैं? तो जैसे सतलज है, व्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, ये सब सिंधु नदी जल तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियाँ हैं। क्लियर? तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में, सितंबर 1960, नेहरू और आयूब खान जी के बीच। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आयूब खान के बीच, भारत के प्रधानमंत्री थे और आयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति। और किसके मध्यस्थता से हुआ था? मैं 2 ऑप्शंस देती हूँ आपको। मैंने ये बताया हुआ है आपको कि किसकी मध्यस्थता में हुआ था सिंधु जल समझौता, वर्ल्ड बैंक या यूएनओ? बताइए। 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने। जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो आज मैं सवाल करूँगी, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है आपसे सवाल करना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगी कि बताइए आप सब कि कब हुआ था। क्या पूछा है मैंने? किसकी मध्यस्थता में हुआ था? तो सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में करवाया गया था? बताइए। 2 ऑप्शन दिए मैंने, वर्ल्ड बैंक और यूएनओ। किसकी मध्यस्थता में हुआ था ये समझौता? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आप सबके सामने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश गौरी। आप सब जानते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश। क्लियर? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन किस वंश ने किया था? ऑप्शन है आप सबके सामने, खिलजी, दूसरा ऑप्शन है तुगलक। बताइए, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? खिलजियों ने किया कि तुगलक ने किया? चलिए बताइए। बताया गया है, आज तो सवाल पे सवाल पूछूंगी मैं आपसे, इसीलिए पूछना है क्योंकि सब पढ़ाया गया है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहाँ स्थापित की गई है?
भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन है आप सबके सामने, हैदराबाद तेलंगाना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र। तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब स्थापित की गई है आंध्र प्रदेश के अमरावती में, विशाखापट्टनम के पास अमरावती है वहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखनी है। करंट का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब भारत में कहाँ है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कह लीजिए, क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कह लीजिए, तो वो कहाँ स्थापित है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के पास अमरावती, वहाँ पे पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब, या पूछ ले क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव। एलोरा गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया, या एलोरा गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? एलोरा गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? और आपको मैं बता दूं कि अजंता और एलोरा दोनों को ही सेम ईयर में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। बताइए 1978, 83, 90, 2001। अजंता और एलोरा कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। और ये दोनों यूनेस्को साइट हैं, किस ईयर घोषित की गई थी? तो ये दोनों 1983 में इन्हें यूनेस्को साइट घोषित किया गया। इनमें अंतर ये है कि जो एलोरा गुफाएं हैं, एलोरा, मैं एलोरा की बात कर रही हूँ, एलोरा में 3 धर्म के साक्ष्य मिलेंगे आपको, हिंदू, जैन और बौद्ध। ये तीनों धर्म के मंदिर, तीनों धर्म के साक्ष्य मिल जाएंगे। लेकिन अजंता के साथ ये है कि अजंता में बौद्ध धर्म की ही चीज़ें हैं। अजंता में क्या है? बौद्ध धर्म के ही साक्ष्य, जो जातक कथाएं हैं। तो अजंता गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। जबकि जो एलोरा है उसमें हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों का विवरण मिलता है। क्लियर? तो एलोरा गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया? ईयर याद रखिएगा। यूनेस्को ने एलोरा और अजंता को दोनों को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। एलोरा में कौन से धर्म का विवरण मिलता है? तो हिंदू, जैन, बौद्ध, इन सभी से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। हिंदू धर्म से संबंधित भी गुफाएं हैं, जैन से संबंधित भी है, बौद्धों से संबंधित भी है। और अजंता किससे संबंधित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है सिर्फ, ठीक है। और महाराष्ट्र के कहाँ पे हैं, किस एरिया में है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है अजंता और एलोरा। तो ये आपके लिए जानना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। 17-12-5 का रेशियो है, हिंदू 17, जैन 12, बौद्ध, हिंदू 17, बौद्ध 12 और जैन कितनी है? 5 है। हाँ, हिंदू 17 है और बौद्ध कितनी है? 12 है और जैन कितनी है? 5 है। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। क्लियर? हालांकि इतना डीप क्या पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया फिर क्या करेंगे। तो हिंदू गुफाएं कितनी है एलोरा की? 17 है, बौद्ध कितनी है? 12 है और जैन कितनी है? 5 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कब घोषित हुई है? 1983 में। याद रखना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दोनों अजंता और एलोरा दोनों। और ये पूछा जाता है कि एलोरा में किस धर्म से संबंधित गुफाएं हैं? तो ये 3 धर्म और अजंता में बौद्ध धर्म। और कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चलिए, जो फेमस कैलाश मंदिर है वो किस गुफा समूह का हिस्सा है? एलोरा का है कि अजंता का है? बताइए। राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? जो इंडिया की जो नेशनल इनकम है इस समय, उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका है? एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रीज़ का, सर्विस सेक्टर का, विदेशी व्यापार का। तो आप सबको पता है कि जो इंडिया की वर्तमान नेशनल इनकम है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? सर्विस सेक्टर, जैसे आईटीज कंपनी है, परिवहन है, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इस समय देखिए, पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान एग्रीकल्चर का हुआ करता था, लेकिन समय के अनुसार चीज़ें बदलती गई और अब जो इंडिया की इनकम है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का है। और यही टर्शरी सेक्टर भी कहलाता है। जो कृषि है वो किस में आता है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि किस में है? प्राथमिक क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र में है। इंडस्ट्रीज द्वितीयक क्षेत्र में, इसी में मैन्युफैक्चरिंग आती है, द्वितीयक क्षेत्र में है। क्लियर? और सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय में इंडिया की नेशनल इनकम में इस समय सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का है, यानी कि टर्शरी सेक्टर का है। वर्ष 2025 में कुल कितने सदस्यों को पद्म अवार्ड्स दिए गए? पद्म अवार्ड्स 2025 में प्रदान किए गए हैं, ठीक है, सवाल पूछेगा। वर्ष 2025 में कुल कितने सदस्यों को पद्म पुरस्कार मिले? कुल कितने लोगों को मिले ये पूछ रहा है कि कुल यानी कि टोटल
टोटल कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए। तो आपको पता है क्या कि पद्म अवार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता है, एक होता है सबसे बड़ा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। दूसरा होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण। तीसरा होता है पद्मश्री। अब ये पूछ रहा है कि टोटल कितने मिले, तो जान लीजिए, मान लीजिए क्लासिफिकेशन पूछ लिया कि कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, कितने लोगों को पद्म भूषण मिला है, या कितने लोगों को पद्मश्री मिला है, तो फिर क्या बताएंगे आप? तो देखिए, जो पद्म विभूषण मिला है वो टोटल मिला है 7 लोगों को, ठीक है। जो पद्म भूषण मिला है वो कितनों को मिला है? वो 19 लोगों को मिला है। और जो पद्मश्री मिला है वो कितने लोगों को मिला है? तो वो 113 लोगों को मिला है। तो टोटल कितने हो गए? 139। तो टोटल 139 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से 7 को मिले हैं पद्म विभूषण, 19 को मिले हैं पद्म भूषण और 113 लोगों को मिला है पद्मश्री। तो क्लासिफिकेशन पूछ लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो टोटल याद रखिएगा, टोटल कितने लोगों को दिया गया है? टोटल दिया गया है 139 लोगों को पद्म अवार्ड्स। और जिसमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? पद्म अवार्ड्स में ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है पद्म अवार्ड्स में। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 19 लोगों को। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है? 113 लोगों को। और टोटल कितने अवार्ड्स दिए गए हैं? 139। आप इनको जोड़ेंगे तो 139 हो जाएगा। टोटल पूछ ले तो 139, क्लासिफिकेशन पूछ ले तो याद रहे, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट किससे संबंधित है? इतनी क्लासेस मैराथन करने के बाद, इतने टेस्ट लगाने के बाद, अब रेपो रेट तो बता दीजिए आप सब कि रेपो रेट किससे संबंधित है। इसमें तो मुझे अपने गले को कष्ट न देना पड़े। रेपो रेट किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, आयात निर्यात, ब्याज दर, सब्सिडी। रेपो रेट क्या होती है? क्या होती है रेपो रेट? रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई किसको उधार देता है? बैंकों को उधार देता है, बैंकों को उधार देता है। वो दर है, वो ब्याज दर है जिस पे आरबीआई क्या करता है? बैंकों को उधार देता है। और जब मॉनेटरिंग पॉलिसी रेगुलेट करनी होती है आरबीआई को, इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होती है आरबीआई को, तो वो इस रेपो रेट का यूज़ करता है। कैसे करता है? बहुत अच्छे से समझाया है। एक मैराथन क्लास इकोनॉमिक्स की उसमें हर टेस्ट में बताया है कि जब रेपो रेट घटती बढ़ती है तो कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई किसको पैसे उधार देता है? बैंकों को उधार देता है। तो अगर आरबीआई बैंकों को कम रेट पे पैसे उधार देगा तो बैंक जल्दी से जाएंगे आरबीआई से पैसे लेने और आम जनता को लोन देने लग जाएंगे। जब आम जनता के हाथ में पैसा आएगा तो आम जनता डिमांड बढ़ाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई जिस दर पे बैंकों को उधार दे रहा था यानी कि रेपो रेट, तो रेपो रेट को वो बढ़ा देगा। अब ज़्यादा रेट पे अगर मिल रहा है ब्याज तो क्या बैंक जाएंगे आरबीआई के पास? नहीं जाएंगे। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे क्यों जाएंगे? ज़्यादा ब्याज दर पे। तो जब बैंक आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे, बैंक के हाथ में पैसा नहीं है, तो वो आम जनता को लोन नहीं देंगे। आम जनता के हाथ में पैसा नहीं है, आम जनता मार्केट नहीं जा रही, डिमांड नहीं बढ़ रही। डिमांड कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल, पूरा मैकेनिज्म समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। इसीलिए बार बार अनुरोध करती हूँ कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ और वीडियोस हैं, टेस्ट हैं, देख लीजिए। सामने एग्जाम है, डिस्ट्रैक्शन कुछ दिन कम रखिए। तो रेपो रेट क्या है? एक ब्याज दर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी ब्याज दर? जिसपे आरबीआई को पैसा उधार देता है, आरबीआई पैसा उधार देता है बैंकों को। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1995 में। डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है? तो ये जो विभिन्न देश होते हैं उनके बीच व्यापार कैसे होगा, सारे देश डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स हैं वो सारे आपस में ये बैठ के डिस्कस करते हैं कि कैसे व्यापार होगा, किन नीतियों के तहत व्यापार होगा। तो पूरे जो वैश्विक लेवल पे व्यापार या ट्रेड को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है वो क्या है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यही नियम बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के, यही रेगुलेट करती है नियमों को कि सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सही तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
तो WTO क्या करती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार के लिए एक संस्था है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? इसमें करंट में कितने मेंबर्स हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें बताइएगा, और इंडिया इसका सदस्य है या नहीं? WTO का इंडिया सदस्य है या नहीं बताइए, और अगर है तो कब शामिल हुआ था इसमें? आर्टिकल 370 किस विषय से संबंधित है? आर्टिकल 370 किससे संबंधित है बताइए? ऑप्शंस दिए गए हैं, भारतीय नागरिकता, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है लद्दाख का मुद्दा, और लद्दाख का मुद्दा अगर चर्चा में रहा है तो आर्टिकल 370 पूछेगा। तो आप सबको पता है कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया 2019 और उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर से ये स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया और 2 यूटी बनाई गई। एक जम्मू कश्मीर, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरी यूटी कौन बना? लद्दाख। ये 2 यूटी बना दी गई। जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा छीन लिया गया और जो विशेष स्टेट का, स्पेशल स्टेट का दर्जा, उसको हटा दिया गया और नई यूटी बनाई गई 2, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो पूछा क्या है कि आर्टिकल 370 किस विषय से संबंधित है? तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिलता था उससे संबंधित है, और जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था वो आर्टिकल 370 के अंतर्गत ही मिला हुआ था। तो आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नई यूटी बना दिया गया। क्लियर? चलिए, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है बताइए? नाथुला दर्रा कहाँ है? ऑप्शंस दिए गए हैं आप सबके सामने, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला और एक और दर्रा है सिक्किम में, जलेपला, कहाँ है? सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? रोहतांग और शिपकेला। रोहतांग और शिपकेला दर्रा कहाँ है? हिमाचल में है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बनिहाल। और भी कई सारे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? यांग्याप, बॉमडिला, यांग्याप दर्रा, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो थोड़ा सा जब पढ़िए तो ऐसे पढ़ लीजिए स्टेट वाइज, तो चीज़ें थोड़ा सा ठीक रहेंगी। तो पूछा क्या था? नाथुला कहाँ है? तो नाथुला और जलेपला कहाँ है? नाथुला और जलेपला 2 दर्रे सिक्किम में है। तो नाथुला पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। हिमाचल पूछता तो हिमाचल में 2 दर्रे हैं, इस पर कई सारे दर्रे हैं लेकिन जो फेमस है जैसे रोहतांग है, शिपकिला है, और भी कई सारे पासेस हैं। जम्मू कश्मीर में बनिहाल है। अब जोजिला तो चला गया लद्दाख के पास, तो इसमें भी कई सारे हैं, जम्मू कश्मीर के पास भी। अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला है, यांग्याप है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में? आज रिवीजन क्लास चल रही है, सब पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है, हर एक चीज़, कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है बताइए। अगला सवाल है, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये बताया है मैंने, कुछ डेट्स बताई थी आपको। 9 दिसंबर 1946, फिर बताया था 11 दिसंबर 1946, फिर बताया था 13 दिसंबर 1946, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट डेट बताई थी आपको 22 जनवरी 1947। और इनमें क्या क्या हुआ था 1 सेकंड में जानने का प्रयास कर लेते हैं। 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी रूप से एक अध्यक्ष बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किन्हें? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? डेट पूछे तो 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, और 12 जनवरी को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। MPPSC का सवाल था कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? बहुत सारे बच्चे लगा के चले आए 13 दिसंबर 1946। अरे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था पारित कब हुआ? पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और 1 नंबर चले गए, जो भी 1 नंबर से बाहर हुए पछता रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा? पूछा था कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ।
सब लगा के चले आए 13 दिसंबर 1946। अरे पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, पारित तो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। एक और चीज पूछी जाती है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, तो डेट पूछी जाती है, तो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। पूछा क्या है, स्थायी अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। डेट पूछेगी तो 11 दिसंबर 1946, याद रखिएगा ये। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था, पारित कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जल्दी बता दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इस सवाल में कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। ये इंडिया है, ये कहलाता है पूर्वी घाट और ये कहलाता है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बता दीजिए। पश्चिमी घाट को जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से। अरावली रेंज कहाँ है, यहाँ राजस्थान वाले रेंज में है, और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी मानी जाती है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी आप सबको पता है, नीलगिरी साउथ में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वाले क्षेत्रों में। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। ये सवाल पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा। और शिवालिक हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसका एक पार्ट है ये, हिमालय की जो रेंजेस हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, सह्याद्री रेंज। अरावली कहाँ है, राजस्थान वाले एरिया में, और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। सवाल भी आता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। नीलगिरी साउथ में जो 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, उसमें स्थित है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। और शिवालिक क्या है, हिमालय की रेंजेस हैं उनका एक पार्ट। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, बताइए। भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो किस राज्य में है। ऑप्शन है आप सबके सामने, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। तो जो मध्य प्रदेश से हैं, आप सबको पता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा वन है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो वो कहाँ है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में ही है। सेकेंड नंबर में कौन है, सेकेंड नंबर में है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे है, कौन है थर्ड नंबर पे, बताइए। छत्तीसगढ़ है क्या, अच्छे से लिख दूं, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले नंबर पे वन आवरण सबसे ज़्यादा कहाँ है, हो सकता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड वीडियो है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम है, ये पूछे कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश के पास सेकंड नंबर पूछ लेगा। फिर मान लीजिए फर्स्ट ना पूछे, सेकंड पूछ ले, तो याद रखिएगा सेकंड है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, जल्दी बता दीजिए। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, बताइए। 1757 ईस्वी, 1764, 1775, 1781। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को किसके किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब था कौन, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। क्लियर, कहाँ का था, बंगाल का नवाब था। और कौन जीता था, किसकी जीत हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ये जीता था और ये हार गया था। इसी के जो समकक्षी थे, इसी का सेनापति था, इसी के साथ में था मीर जाफर, उसकी जो विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी, डेट इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, क्लाइव जीता था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया था। पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, क्या बताएंगे आप। तो आप बताएंगे कि प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था। ऑप्शन दे देगा, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कौन लड़ा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा, बंगाल से सिराजुद्दौला लड़ा। ठीक है, चलिए हार किसकी हुई थी, सिराजुद्दौला की। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बता दीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, बताइए। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र।
फिर ये प्रवेश करती है जब अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि प्रवेश तो वहीं से करेगी अरुणाचल से, तो अरुणाचल प्रदेश में ये कही जाती है दिहांग, तिब्बत में ये कही जाती है सांगपो, और इसे जमुना कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में। तो कभी कभी सवाल आता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में ये जानी जाती है दिहांग के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में। कभी कभी स्पेसिफिक अरुणाचल का नाम देके पूछ लेता है, तो अरुणाचल में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग नाम से। क्लियर? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ये सवाल जो मैंने पूछा था, तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, और ये दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? और यहाँ किस नाम से जाना जाता है? इसे दिहांग नाम से। सांगपो तिब्बत में जानी जाती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और सवाल पूछा जाता है कि बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र? तो जमुना। महावीर जी का जन्म स्थान कौन सा है? महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है? बताइए। महावीर स्वामी का जन्म स्थान बताया मैंने अभी, कपिलवस्तु, कुंडलग्राम, लुम्बिनी, वाराणसी। तो लुम्बिनी तो हमने जाना कि किनका है लुम्बिनी? लुम्बिनी तो गौतम बुद्ध जी का था। लुम्बिनी जन्म स्थान किसका था? गौतम बुद्ध का था। तो क्या जाना हमने? कुंडलग्राम, बिहार, वैशाली। तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म स्थान है वो क्या है? महावीर स्वामी जी का जो जन्म स्थान है वो कुंडलग्राम, बिहार में है। ठीक है। इनके पिताजी का नाम मैंने क्या बताया था? कंफ्यूज होता है लोगों को, इसलिए याद रखना है। इनके पिताजी थे सिद्धार्थ, और इनकी माता जी का नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंडलवन, बिहार, जो वैशाली के पास है। और लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में किनका हुआ था? गौतम बुद्ध जी का हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलग्राम। सही तरीके से लिखा नहीं हुआ है, कुंडलग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस आर्टिकल में संविधान संशोधन प्रक्रिया है? संविधान संशोधन का जो प्रावधान है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? ऑप्शन है आर्टिकल 368, 356, 352, 370। जल्दी बता दीजिए कि किस आर्टिकल में संविधान संशोधन है? तो संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया भारत ने किस देश से अडॉप्ट की है? तो साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की है। आर्टिकल 356 किससे रिलेट करता है? तो ये राष्ट्रपति शासन से रिलेट करता है, जो राज्यों में लगाया जाता है। आपातकाल जो राज्यों में लगाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति शासन, और वो आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, और ये राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जाता है, पूरे देश में। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगता है? तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये पूरे देश में लगता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये पूरे देश में लगता है। और ये जो राष्ट्रपति शासन है वो एक स्पेसिफिक राज्य में लगता है। क्लियर? और आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? हम सब ने जाना कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष स्टेटस मिल रहा था उसको समाप्ति से संबंधित है। क्लियर? जब ऑप्शंस दिए ही हुए थे तो पढ़ लेते हैं। तो पूछा था किस संशोधन की प्रक्रिया किस में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 में। हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल 356 क्या बताता है? राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है, और राष्ट्रपति शासन एक स्पेसिफिक राज्य में ही लगता है। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, और ये पूरे देश में लगाया जाता है। और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्टेटस का दर्जा अब पहले देता था, अब समाप्त कर दिया है। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है गंगा का मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र, समुद्र तटीय मैदान, पठारी क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी क्या बनाती है? उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण करती है। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से होता है, और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से किसका निर्माण होता है? जो उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। और उत्तर भारत के ही मैदान को किसका मैदान कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा सिंधु का मैदान, गंगा कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा सिंधु का मैदान। तो अब मुझे ये बताइए कि जो जलोढ़ मिट्टी द्वारा जो निर्मित हो रहा है उसे कहा जा रहा है उत्तर भारत का मैदान, और उत्तर भारत के मैदान को ही गंगा ब्रह्मपुत्र या गंगा सिंधु का मैदान कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी किस मैदान का निर्माण करेगी?
गंगा के मैदान का। तो जलोढ़ मिट्टी द्वारा किसका निर्माण होता है? गंगा के मैदानों का। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। क्यों उपजाऊ मानी जाती है? क्योंकि जो इसका निर्माण है, पहले भी बताया है मैंने कि नदियाँ जो गाद बहा कर लाती हैं और जब वहाँ पे डंप कर देती हैं एक जगह, तो जितने न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो उस मिट्टी में होते हैं। इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। सवाल आता है कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस मिट्टी द्वारा होता है? तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है। ये रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उत्तर भारत के जो मैदान का निर्माण है, ये उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस मिट्टी द्वारा हो रहा है? तो जलोढ़ मिट्टी द्वारा हो रहा है। और इसी को ही गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी किस मैदान का निर्माण कर रही है? तो गंगा के मैदान का। क्लियर? चलिए, तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? तो उत्तर भारत का मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी द्वारा हो रहा है। गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। आप सबको पता है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में है ना, त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिला, वहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकल रही है? गोदावरी नासिक जिला त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है। और कृष्णा कावेरी का पहले ही बताया है मैंने, इस वजह से अब आप बताइएगा। सोचिए, जैसे ही मैं कहा करूँ ना, इसका बताइए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि क्या है इसका राइट आंसर। नहीं आ रहा है तो फिर उसको देखना पड़ेगा आपको, और अगर नहीं आ रहा है दिमाग में तो एक बार फिर ज़रूरत है कि अगर आपने वो मैराथन क्लासेस देख ली हैं प्लेलिस्ट वाली, तो उसे दोबारा देखिए। जो टेस्ट देख लिए हैं उसे दोबारा देखिए। अगर मेरे द्वारा पूछा गया सवाल आपके दिमाग में नहीं आ रहा है आंसर, तो देखना ज़रूरी। तो गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास नासिक जिले से निकलती है। और बताइए, कर्नाटक, वो कृष्णा और कावेरी कहाँ से निकल रही? बताइए। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? सारे सवाल बताए हैं मैंने। अंतर है, याद रखिए, दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा, दोनों में अंतर है, तो समझाया था मैंने। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया? बोला जा रहा है कौन से आर्टिकल में संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल को संपत्ति के अधिकार से हटाया गया था? बताइए, किस आर्टिकल को संपत्ति के अधिकार से हटाया गया था? आर्टिकल 31B, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 29, आर्टिकल 19। अरे बहुत सरल है, बताइए जल्दी। पानी पी लिया जाए भाई। तो किस आर्टिकल के तहत हटाया गया था? आप सब जानते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बनाया गया। और एक कौन सा नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया? बताइए, एक कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 300A। और ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, आर्टिकल 300A को जोड़ा गया। तो अगर सवाल आ जाए कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया, तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और एक नया आर्टिकल कौन सा जुड़ा? आर्टिकल 300A। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 300A। क्लियर? तो आर्टिकल 300A क्या प्रावधान करता है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाना। दूसरा, कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें। ठीक है। 31 भी आपको सबको पता है कि पहले संविधान संशोधन से रिलेटेड है। आर्टिकल 29 किससे रिलेट करता है? कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, उनको संरक्षित करने का अधिकार है, उनके संरक्षण का अधिकार है। अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को वो संरक्षित रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें भी कई सारे सब क्लॉजेस हैं, जैसे संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों की एक जगह संगठन एकत्रित होने की, कहीं भी निवास करने की, कहीं भी व्यापार करने की, ये जितनी स्वतंत्रताएं हैं ये सब आर्टिकल 19 में शामिल है। तो आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। क्लियर? तो अब आप सबको पता चल गया होगा कि संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है। तो राइट आंसर है आर्टिकल 300A। क्लियर? चलिए, ये
और आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को लिपि और संस्कृति की जो अपनी लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राइट टू स्पीच का प्रावधान करता है। तो पूछा है किस आर्टिकल के अंतर्गत हटाया गया, तो आर्टिकल 308। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? चलिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? पीएनबी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने ये बताया है कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है एसबीआई। और इसका पुराना नाम क्या था ये भी बताया है मैंने। एसबीआई का पुराना नाम क्या था, जल्दी बताइए। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ था, जल्दी बताइए। एसबीआई का गठन कब बताया था मैंने? एसबीआई का गठन कब हुआ था, जल्दी बताइए। 1955, जुलाई 1955 ना। तो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है? सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किसकी हैं? तो सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर का बैंक या ब्रांचेस वाला बैंक कौन सा है? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। और इसका गठन हुआ था 1955 में। इसका पुराना नाम जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। तो कभी कभी पूछता है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम। क्लियर? और इसका गठन हुआ था जुलाई 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो एसबीआई। लोकसभा अध्यक्ष की कौन सी भूमिका सच है? मतलब कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन सी भूमिका निभा रहा है दिए गए ऑप्शंस में? वो सदन की कार्यवाही के दौरान हमेशा पार्टी लाइन से नहीं चलता है। गलत। किसी बिल को धन विधेयक कहा जाए या नहीं इसका अंतिम निर्णय करता है। सदन में वोटिंग में शामिल होता है। ये बताइए, क्या सदन में वोटिंग में शामिल होता है लोकसभा अध्यक्ष? नहीं होता है। वो अंतिम जब टाई हो जाता है, बराबर वोट पड़ते हैं किसी मुद्दे पर, तब वो फाइनल वोट उसका होता है। फाइनल वोट किसका माना जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का। लेकिन आमतौर पर वो वोटिंग नहीं करता है। जब ऐसा स्थिति आ जाए कि अब टाई ही हो गया है तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में फिर जो वोटिंग करता है लोकसभा अध्यक्ष फाइनल, लेकिन वैसे वोटिंग नहीं करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है क्या? नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष की कौन सी भूमिका सच है, बताइए। लोकसभा की कौन सी भूमिका सच है? तो लोकसभा की कौन सी भूमिका सच है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की कौन सी भूमिका सच है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक किस आर्टिकल में बताया था? इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ बार बार। 110 पेश कहाँ होता है? लोकसभा में पेश होता है। और राज्यसभा क्या इसे अस्वीकार कर सकती है? तो नहीं कर सकती है, ना ही संशोधित कर सकती है। 14 दिन के भीतर भेजना पड़ता है राज्यसभा को पारित करके। नहीं भेजेगी तो पारित हुआ माना जाएगा मनी बिल। और अंतिम निर्णय किसका होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाओं में कितने हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं हैं? एलोरा की गुफाओं में मान लीजिए डीप में पूछ लिया तो फिर क्या किया जाएगा? एलोरा गुफाएं हैं, उसमें बौद्ध कितनी गुफाएं हैं, जैन कितनी गुफाएं हैं और हिंदू गुफाएं कितनी हैं? ऑप्शंस दिया गया है। हिंदू 13 हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। मैंने बताया है कि जो एलोरा और कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही क्या है? अजंता गुफाएं भी हैं। इन दोनों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब अजंता एलोरा को घोषित किया गया है? तो 1983 में। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और मैंने बताया था कि एलोरा गुफाओं में हिंदू मंदिर 17 हैं, बौद्ध 12 हैं और जैन 5। क्लियर? तो हिंदू कितने हैं? 17, बौद्ध 12 गुफाएं हैं और जैन 5 गुफाएं हैं। कैलाश मंदिर किसका पार्ट है? एलोरा का है कि अजंता का है? और बताया था मैंने आपको, जो कैलाश मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है, एलोरा अजंता का ही। तो किसका पार्ट है? एलोरा गुफाओं का पार्ट है कैलाश मंदिर की अजंता का? इस वजह से क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं कि जब वो क्लिक होगा तो आप मोटिवेट होंगे इस चीज़ के लिए कि नहीं, जाके पुरानी क्लासेस देखनी है, मैराथन देखनी है, क्योंकि रिवीजन होगा सबसे ज़्यादा उससे आपका। तो एलोरा गुफाओं में हिंदू मंदिर कितने हैं? हिंदू गुफाएं 17 हैं, बौद्ध गुफाएं कितनी हैं? 12 हैं और जैन कितनी है? 5। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। यूनेस्को में कब शामिल हुए? 1983 में। भारत को कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम कौन करती है? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तापी, नर्मदा, माही, गोदावरी। तो आप सबको पता है माही नदी है।
जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। लेकिन मकर को भी क्या कोई नदी 2 बार काटती है? तो जी हाँ, मकर को काटती है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और दूसरी है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है। अगर ये पूछा है तो हो सकता है ये भी पूछ ले, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? माही नदी है कि ताप्ती नदी है? बताइए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? बताइए, चलिए। पानी पी लिया चाहे भाई। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है ताप्ती और माही में, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन डाला आपके दिमाग में। तो राइट आंसर क्या है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है लिम्पोपो नदी और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली है कांगो नदी, ठीक है। और ये दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 53 संविधान में किस विषय को बताता है? आर्टिकल 53 में क्या है? मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स बताए थे क्या आप सबको? और मैंने बताया था कि आर्टिकल 52 बताता है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में, कि राष्ट्रपति भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 बताता है। और आर्टिकल 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। तो आर्टिकल 53 क्या बताता है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। क्लियर? तो राष्ट्रपति का पद किस में है? 52 में है। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है। निर्वाचन प्रक्रिया 55 में है। ब्लर ले रहा है ये, एक सेकेंड। हाँ, और कार्यकाल कितना है? कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा, 56 में है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति आर्टिकल 52 में है कि भारत के राष्ट्रपति का एक पद होगा। तो 53 में क्या है? 53 बेसिकली ये बताता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और 53 ही पूछा था। निर्वाचन यानी कि चुनाव राष्ट्रपति का 54 में है। कार्यकाल मतलब राष्ट्रपति 5 साल तक होंगे, 56 में है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति 52 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जितना प्रयास हो सका है चीज़ें कर रहे हैं। बताइएगा क्लास कैसी लगी है, ये ज़रूर बताना है कि ये जो क्लास रही है इसे कंटिन्यू करना है, आपके एग्ज़ाम तक नहीं करना है। आज मुझसे एक सब्सक्राइबर कह लीजिए, उन्होंने एक मैसेज किया कि दीदी आप एक बात बोलिए कि अगर इस वीडियो पे लगभग 500 प्लस लाइक्स जा रहे हैं या 600 प्लस लाइक्स जाएंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि आप मेहनत इतना करती हैं। हालांकि मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है तो चलिए, आपको कुछ नहीं करना, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप देखते हैं कि 500 प्लस उन्होंने बोला है कि 500 या 600 प्लस जाता है या नहीं। हो सकता है 1000 भी चला जाए, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स का टारगेट है आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, देखते हैं कितने हाई कमेंट्स जाते हैं इस वीडियो पे, उसी के अकॉर्डिंग उसी एनर्जी के साथ अगला वीडियो आएगा। क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए कुछ ना कुछ, मुझे भी तो लगे कि हाँ इतनी मेहनत की जा रही है तो सामने वाले भी कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और क्या कुछ नहीं मांग रहे, कोई पेड कोर्सेज नहीं, सब फ्री है। सिर्फ देखते हैं कितने लाइक्स जाते हैं वीडियो में, और ये देखते हैं कि कितने कमेंट्स जाते हैं। चलिए, आपके सामने ये भी चुनौती है कि 1000 प्लस लाइक जा पाते हैं या नहीं, कमेंट्स आई जा पाते हैं या नहीं, लेकिन ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। वो बाकी चीज़ें तो वो वाली हो गई कि जब लोग कहते हैं तो लगता है ठीक है चलो बोल देते हैं। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, कहाँ से देख रहे हैं, अगली वीडियो चाहिए इस तरह की इसी सेशन को या नहीं, इस सेशन को कंटिन्यू किया जाए या नहीं। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम सामने है, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लेना है। एग्ज़ाम जब पास आता है नर्वसनेस बढ़ती है, सही बात है, लेकिन थोड़ा आराम से। ये जैसे वीडियो ख़त्म हो रही है इसके बाद आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उन्हें एक बार देख लीजिएगा तो इसी तरह का रिवीजन आपको उसमें भी हो जाएगा। टेस्ट देख लीजिएगा साइंस के भी और सोशल साइंस के भी, साइंस की मैराथन क्लासेस भी पड़ी हुई हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा, तो उसमें भी आपको कई सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और एग्ज़ाम के पहले सिर्फ एक ही मुद्दा है रिवीजन, सबसे ज़्यादा। मिलते हैं अगले ही वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।